की नौकरी छोड़कर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाए तो 412 करोड़ की रेवेन्यू और 135 करोड़ की लॉस। एक समय था जब सुगर कॉस्मेटिक को भारत का सबसे बड़ा ब्यूटी ब्रांड माना जा, करोड़ों की फंडिंग, लाखों कस्टमर्स और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेशर। इमेजिन कीजिए आप एक बिजनेस करते हैं और आपके अपने बिजनेस पे बहुत बड़ा गर्व है कि आप 100 रुपए कमाने के लिए आप 135 रुपए खर्च करते हैं। आप बोलेंगे ये कौन सा बिजनेस है? हाँ, यही सच है, लेकिन आप देश के सभी बिजनेस के आप बहुत बड़े सलाहकार हैं, लेकिन आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि लोगों को बिजनेस कैसे करना चाहिए। लेकिन आपका बिजनेस हर ट्रांजैक्शंस में लॉस खाता आ रहा है फाइनेंस, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि ऐरा गैरा नथु खैरा बिजनेस कर रहा होगा। नहीं दोस्तों, ये बिजनेस विनीता सिंह की है, जिन्होंने ITI IMM किया। पिछले 5 सीजन्स में वो सैकड़ों एंटरप्रेन्योर को ज्ञान दे चुकी हैं कि बिजनेस को कैसे चलाते हैं। लेकिन अपने ही बिजनेस की हालत इतनी टाइट क्यों है भाई? कस्टमर्स रिटेंशन 35 से 40% तक होना चाहिए किसी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, और खुद सुगर कॉस्मेटिक के बिजनेस में कस्टमर्स रिटेंशन 20 to 25% है। यानी जो ज्ञान आप पूरे भारत में बांट रहे हो, वही ज्ञान अपने बिजनेस में खुद के अप्लाई नहीं कर रहे हो। और IPO भी आपका 2022 से लॉन्च हो रहा था, लेकिन अभी तक वो IPO भी लॉन्च नहीं हुआ। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आज हम किसी इमोशंस और फीलिंग्स पे नहीं बात करने आए हैं, हम सिर्फ डाटा की बात करेंगे। आपको बिजनेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और सुगर ने क्या गलतियां की जो आपको अपने बिजनेस में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले चलिए इसके ओरिजिन की तरफ चलते हैं। सुगर कॉस्मेटिक की कहानी केवल एक ब्रांड की कहानी नहीं है, बल्कि एक बिजनेस के फाउंडर विनीता सिंह की साहस की कहानी है। जैसे IIT और IMM जैसे बड़े कॉलेजों से पढ़ाई पूरी करने के बाद विनीता को करोड़ों के पैकेज के ऑफर मिले थे, लेकिन उनका सपना भारत में महिलाओं के लिए एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड खड़ा करना और कंपनी का IPO लाना था। शुरुआत में उन्होंने 2007 में क्विल नाम की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी चलाई, जो असफल रही। इसके बाद 2012 में उन्होंने फैब बैग नाम का ब्यूटी ब्रांड का भी एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स शुरू किया, जहां से उन्हें भारतीय महिलाओं की पसंद और मार्केट की गहरी समझ मिली। इसी अनुभव के साथ 2015 में सुगर कॉस्मेटिक कंपनी की शुरुआत हुई। उन्होंने देखा कि विदेशी ब्रांड के प्रोडक्ट्स भारतीय मौसम, गर्मी और उमस में टिक नहीं पाते थे और भारतीय स्किन टोन पर सूट नहीं करते थे। सुगर ने इसी कमी को पूरा करते हुए भारतीय वेदर के अनुकूल लॉन्ग लास्टिंग मैट 200 से 1200 रुपए की किफायती रेंज में लॉन्च की। अगर जो हम बात करें रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी की, लॉन्च के बाद सुगर ने बहुत तेजी से भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई। इनका मेन स्ट्रेटेजी था रेवेन्यू ग्रो करने का, कि जैसे मार्केट में ये जब प्रोडक्ट बन के आया था तो लॉन्ग लास्टिंग और इसकी प्राइस कम होने के कारण इन्होंने बहुत जल्दी ग्रो कर लिया और बहुत जल्दी ब्रांड ने कुछ ही सालों में 500 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू हासिल किया। अगर जो मार्केटिंग की बात किया जाए तो इन्होंने क्या किया था मार्केटिंग के लिए, इनका मेन स्ट्रेटेजी यही रहा था। नैनो इन्फ्लुएंसर थे शार्क टैंक की वजह से, और प्राइस कम होने की वजह से इन्हें बहुत जल्दी भारी अपने मार्केट में डिमांड होने लगा और लोकप्रियता भी बढ़ी। जो विदेश के प्रोडक्ट थे वो आपको 1000, 2000, 3000 में मिलते थे, पर यहाँ पे स्टार्टिंग ही 200 से और हाई प्राइस इन्होंने रखा था 1200 तक के रेंज में मिल जाते थे। यही कारण है कि बहुत जल्दी ग्रो कर लिए इस कंपनी ने। शार्क टैंक के जज बनने के बाद विनीता सिंह और उन्हें ब्रांड को करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट और विजिबिलिटी मिली थी, जैसे कि इन्होंने शार्क टैंक की पॉपुलैरिटी का जबरदस्त फायदा उठाया। जितना पैसा ये लोग शार्क टैंक में बांटते हैं, उससे तो ज्यादा ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं 40 से 50% तक के। क्योंकि बात बात पर विनीता सिंह सुगर कॉस्मेटिक बोलती है तो दूसरा बोट बोलता है और तीसरा अपना प्रोडक्ट बोलता है, और कस्टमर के दिमाग में धीरे धीरे फाउंडर भी छप गए और प्रोडक्ट भी छप गया। एडवर्टाइजमेंट के लिए माइक्रो और नैनो स्ट्रेटेजी अपनाई विनीता सिंह ने, क्योंकि जहां तक बात की जाए सेलिब्रिटी कॉस्ट की तो वो बहुत ज्यादा हाई होते थे। वही अगर नैनो इन्फ्लुएंसर की बात किया जाए तो वो काफी सस्ते थे। वही अगर एक्सपेंशंस और रेवेन्यू की बात किया जाए तो साल 2021 में 126 करोड़, जो 2022 में बढ़कर 222 करोड़, और 2023 में 420 करोड़, और 2024 में 520 करोड़, और 2025 में 520 करोड़, और 2026 में 520 करोड़, और 2027 में 520 करोड़, और 2028 में 520 करोड़, और 2029 में 520 करोड़, और 2030 में 520 करोड़, और 2031 में 520 करोड़, और 2032 में 520 करोड़, और 2033 में 520 करोड़, और 2034 में 520 करोड़, और 2035 में 520 करोड़, और 2036 में 520 करोड़, और 2037 में 520 करोड़, और 2038 में 520 करोड़, और 2039 में 520 करोड़, और 2040 में 520 करोड़, और 2041 में 520 करोड़, और 2042 में 520 करोड़, और 2043 में 520 करोड़, और 2044 में 520 करोड़, और 2045 में 520 करोड़, और 2046 में 520 करोड़, और 2047 में 520 करोड़, और 2048 में 520 करोड़, और 2049 में 520 करोड़, और
505 करोड़ की रेवेन्यू ग्रोथ हुई थी। ऐसा क्या रीजन था जो कंपनी लॉस की तरफ बढ़ने लगी? जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी कंपनी की यूनिटी इकोनॉमिक्स बिगड़ने लगी। साल 2025 में फाइनेंशियली आंकड़ों के अनुसार 412 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी को 135 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था हाई कस्टमर्स एक्विजिशन कॉस्ट। शुगर को एक नए कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए लगभग 1000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जबकि कस्टमर 600 से 700 तक का ही सामान खरीदता था। डायरेक्ट कस्टमर रिटेंशन की बात की जाए तो 35 से 40% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनका रिटेंशन ये नहीं था। यहाँ पे ये था इनका रिटेंशन ओनली 20 से 25% ही कस्टमर रिटेंशन थे। अगर ऐसा किसी बिजनेस में होता है तो वो लॉस की तरफ जा रही है और ऐसे बिजनेस को कोई सफल नहीं मानता है। एक कस्टमर को बार बार प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। अगर जो 100 लोगों में से 70 to 75% लोग आ गए तो कस्टमर्स रिटेंशन अच्छे आए। अगर जो वही 20 से 25% लोग आए तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स रिटेंशन अच्छा नहीं है। डिसीजंस ऑफ ऑफलाइन एक्सपेंशन। नुकसान को बढ़ाने में कंपनी ने ऑफलाइन मार्केट में उतरने में बड़ी भूमिका निभाई। भारत का 85% ब्यूटी मार्केट ऑफलाइन है, इसीलिए 500 से भी ज्यादा ऑफलाइन काउंटर खोले। डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, होलसेलर उधार पे प्रोडक्ट ले जाते थे और 5 से 6 महीने के बाद ये पैसे देते हैं। फायर ऑफ वेयर हाउस हुआ ऐसा दिवाली के पीक टाइम पे शुगर कॉस्मेटिक की कंपनी में आग लग गई थी, जिससे 30 से 40 करोड़ का नुकसान हुआ। और यही कंपनी की जो भी बची खुशी थी उम्मीदें, तो इस समय बहुत सारे कंपटीटर्स मार्केट में आ गए, जैसे कि ममा अर्थ हो गया, नायका हो गया, माई ग्लैंस, मार्क्स कॉस्मेटिक जैसी कंपनियां आ चुकी थी मार्केट में। अगर जो शुगर और मार्क्स का कंपैरिजन किया जाए तो 500 करोड़ की रेवेन्यू करके भी लॉस में है, वही मार्क्स 200 की रेवेन्यू करके वो प्रॉफिट में है। अगर जो इनकी एडवर्टाइजमेंट की बात किया जाए, एडवर्टाइजमेंट वही 40 to 60% से भी ज्यादा की बढ़ गई। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 162 करोड़ एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पे खर्च किए, यानी कंपनी अपनी कुल रेवेन्यू का करीब 32% ब्रांड प्रमोशन, मार्केटिंग, डिजिटल एड्स और सेल्स प्रमोशंस पर खर्च किए। अगर जो कंपनी की वैल्यूएशंस की बात किया जाए तो 2022 में यही कंपनी $500 मिलियन में वैल्यूएशंस पर थी। अगर जो कंपनी की आईपीओ की बात किया जाए तो विनीता सिंह 2022 से ही आईपीओ लॉन्च करने वाली थी, पर बिजनेस में हुए लॉस की वजह से दिन पे दिन उसकी तारीख खिसकती जा रही है। हालांकि कंपनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उनके नए प्रोजेक्ट के मुताबिक 2027 तक ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस पर आने पर 2028 तक 820 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर वापस प्रॉफिट में आने की तैयारी है। पर्सनली ये वीडियो विनीता सिंह को टारगेट करके नहीं बनाई गई है, ये ओनली डाटा और उनके नंबर पर बनाई गई है। शुगर कॉस्मेटिक की स्टोरी हमें सिखाती है सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, स्मार्ट मार्केटिंग, कस्टमर्स नीड को समझना उतना ही जरूरी है। विनीता सिंह ने कई सारे फेलियर फेस किए, लेकिन अभी तक उन्होंने हार नहीं माना और एक ऐसे ब्रांड को खड़ा किया जो इंडिया के ब्यूटी ब्रांड्स प्लेयर्स को चैलेंज कर रहा है। कंपनी अभी प्रॉफिटेबिलिटी की चैलेंज से जूझ रही है। अब देखना ये होगा कि शुगर कॉस्मेटिक आने वाले सालों में प्रॉफिट मेकिंग ब्रांड बन पाता है कि नहीं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या शुगर कॉस्मेटिक दोबारा रिकवर कर पाएगी अपनी कंपनी को या नहीं। ऐसे ही बिजनेस केस स्टडी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से बिजनेस केस स्टडी देखना चाहोगे।